हेलो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का आज से पहला क्लास है। ये बायोलॉजी आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में आपका प्रीलिम्स के लिए ही इससे हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स आपका खान सर का नोट्स से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, खान सर वही खान सर, हाँ जी, पटना वाले खान सर जो हैं वही खान सर हैं। ठीक है, उनके नोट्स से पढ़ा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि खान सर का नोट्स कितना अच्छा और कितना शॉर्ट में और कितना बढ़िया होता है। ठीक है, आप एक बार इसका क्लास कर लेंगे आपको तो गारंटी देते हैं कि बायोलॉजी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर वहाँ साइंस है तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी में आपका क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करा दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और ये खान सर का नोट्स है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक पे। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होगी आपको वो नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, आप एक बार यहाँ से देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये खान सर का नोट्स है और ये ऑल क्रेडिट गोज टू खान सर। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखेंगे, एटलीस्ट आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए कोई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये है बायोलॉजी का। क्या है बायोलॉजी, है क्या आपको पता ही होगा। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मेनली क्या होता है कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी कोई भी चीज़ का अध्ययन जिसमें जान है ना, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? पूछ देता है कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। अब ध्यान से सुनिएगा, अरस्तु हैं बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के। जीव विज्ञान की दो शाखा में बांटते हैं। जीव विज्ञान के कितने शाखा में बांटते हैं? दो शाखा में। ये कौन कौन सी होती है? जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी हम उस जंतु विज्ञान को बोलते हैं जिसमें जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। जीव जंतु जानवर जो भी हैं उसमें हम लोग भी हैं जूलॉजी के अंदर। और बोटनी के अंदर पादप के बारे में पढ़ते हैं। पादप बोले तो मतलब पेड़ पौधा फूल पत्ती, उसके बारे में जहाँ पढ़ाई होती है वो बोटनी के अंदर आता है। और जूलॉजी के अंदर आता है जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, जूलॉजी। जूलॉजी इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसा कि आपको बताया अभी। जूलॉजी के जनक भी कौन हैं? अरस्तु हैं, क्योंकि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में अरस्तु बताए थे, इसलिए जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। कोशिका और सेल, आपको भी पता है कि कोई भी जो चैप्टर है, कोई भी जंतु का, कोई भी उसका जो छोटी से छोटी इकाई है वो सेल है, तो वहीं से शुरू होता है जूलॉजी का पहला पार्ट। ठीक है, तो प्लीज़ आप देखिए, बायोलॉजी है ये, आपको तो कुछ ना कुछ याद ही रखना पड़ेगा। ये तो है नहीं आपका क्या बोलते हैं, फिजिक्स तो है नहीं कि फार्मूला लगा के निकाल देंगे। हम सब याद रखने वाला है, सबसे आसान होता है, बट याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, कोशिका का अध्ययन, क्वेश्चन पूछ देता है कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी आपका कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका का पहला खोज सबसे पहले कौन किया? रॉबर्ट हुक किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी 1665 में, कैसे कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसे थी? मृत कोशिका अब की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अब कैसे याद रखेंगे? कोई भी चीज़ को अगर आप खोजते हैं तो उसको कैसे खोजते हैं? हुक से खोजते हैं। कोई चीज़ को मान लीजिए कि फंस गया, उसको निकालना है, तो एक हुक जैसा चीज़ लाएं और हुक से निकाल लिए, तो इस ऐसे ही याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। पहली बार किसने खोजा? रॉबर्ट हुक, जो कि मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, अब ये पूछेगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ये आपका हो जाएगा 1674 में एंटोनियो ऑन लुइनहॉक। एंटोनियो ऑन लुइनहॉक, ये याद रखना पड़ेगा आप, एंटोनियो ऑन लुइनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनियो लुइनहॉक को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट आपका है, ध्यान से सुनेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर मान लीजिए कि ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। तो इस केंद्रक का खोज किसने किया था? ये किया था आपका 1681 ईस्वी में, 1881 में, 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज
रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आप लीची उची खाइएगा, या जिसका जो अंदर जो बिया जो दाना होता है ना, जो दाना होता है वो देखिएगा ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ज़्यादा रेडिश कलर ब्राउन कलर का होता है। तो इससे याद रख सकते हैं आप कि रॉबर्ट ब्राउन ने अंदर का जो कोशिका केंद्रक होता है उसका 1881 में, ईस्वी नहीं मायने रखता, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, कोशिका की केंद्रक की। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका जो सिद्धांत है कैसे कैसे वर्क होता है वो कौन दिया था? स्लाइडेन एंड श्वान ने दिया था। ठीक है, और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका इसकी इकाई, और बोला कि हमारे शरीर में जितना भी पार्ट जिससे बना है वो किससे बना है? कोशिका की इकाइयों से बना है। और बात सही है, हमारे हर एक अंग किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। ठीक है, तो हमारे इस शरीर का इकाई क्या है? कोशिका है। ये किसने बताया था? स्लाइडेन एवं श्वान ने। ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। आगे देखें, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। जो कोशिका मृत होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। ये सब क्वेश्चंस ग्रुप डी और एनटीपीसी में भर भर के आए हुए हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रो नहीं माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और अगर आप इतना सुन लेंगे ना तो यकीन मानिए आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो उसमें चीज़ें याद रहेगी, आप कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम में। सब प्रैक्टिस करके देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट सोचते हैं कि 500 1000 ऑब्जेक्टिव बना लेंगे बायोलॉजी का काम हो जाएगा, आप 5000 बना लीजिए, नहीं काम होगा। क्योंकि जो चीज़ें हम सुनते हैं, जिसको रिलेट कर पाते हैं, वही चीज़ें एग्जाम में हो पाती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका पूछा जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। और सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड श्वान। और केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और सबसे पहले मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। और लेंटोनियो ऑन हुक जीवित कोशिका को। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। और इधर आपका इसको क्या कहते हैं? जो इसको बैक्टीरियोलॉजी को लुईन हुक को। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईन हुक को। ऐसे याद कर लेंगे। सबसे छोटी कोशिका का तंत्रिका तंत्र ब्रेन। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या संयुक्त कोशिका होती है। सबसे छोटी जो कोशिका तंत्र होती है वो ब्रेन होती है। कोशिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका तंत्र क्या होता है? ब्रेन होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। मतलब सबसे छोटी जो मतलब कोशिका होती है ना, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी कोशिका होती है। ये देखिए क्या है, ये थोड़ा सा लगता है प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा यहाँ तंत्रिका कोशिका, सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? ये तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। थोड़ा सा समझ सकते हैं आप, थोड़ा बहुत हो जाती है। तंत्रिका कोशिका यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। देखिएगा अगर आदमी को हाथ पैर में चोट लगे, शरीर में चोट लगे, तो वो रिकवरी कर सकता है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। ठीक है, बट वैसे लोग जिनके सर में चोट लगी हो और गहरी चोट लगी हो अंदर तक, उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। वो उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि तंत्रिका कोशिका में जो है ना, कोशिका विभाजन नहीं होती है। कोशिका विभाजन मतलब कहने का है कि ये मान लीजिए कि कोशिका है, ये अगर छोटे रूप में टूटते हैं ऐसे, तो ये एक कोशिका और ये एक कोशिका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि खत्म हो जाता टूट के, ये नया बनते हैं। फिर मान लीजिए ये है तो ये और कोशिका जब नहीं बनेगा तो हमारा शरीर कैसे डेवलप होगा, हमारा शरीर कैसे उसी तरह रहेगा। तो तंत्रिका कोशिका जो ब्रेन में होती है, तंत्रिका तंत्र में, वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होती है। ठीक है, जिसके कारण अगर चोट लग गया तो नया कोशिका नहीं बनेगी और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो क्वेश्चन ये अक्सर पूछा जाता है कि तंत्रिका किस जगह पे सेल विभाजन या मतलब विभाजन नहीं होती है, कोशिका विभाजन, वो तंत्रिका तंत्र में नहीं होती है। इसीलिए लिखा गया है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर नया चीज़ बनेगा ही नहीं तो जो क्षतिग्रस्त है वो ठीक कैसे होगा? समझ रहे हैं ना? तो इसी कारण से सर में चोट लगने से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपको हेलमेट पहनने के लिए हिदायत दी जाती है। आई होप आप से पहनेंगे आप लोग। देखिए, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर मतलब कहाँ?
अकृत, जिगर, ठीक है, लीवर अकृत में होता है सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन। वह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ठीक कर सकता है। अगर किसी के लीवर में आप चाकू मार देते हैं ना तो 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत फास्ट कोशिका विभाजन होता है। ये पूछ सकता है आपको सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होती है, तो लीवर में होती है, ठीक है। अब देखते हैं कोशिका का अंग कि इसके क्या क्या अंग हैं कोशिका के, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आज 20 या 30 मिनट बताएंगे, ठीक है। तो जीव द्रव्य, कोशिका के अंग क्या है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ के अंदर जो द्रव्य होता है ना, मतलब ये कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य, ठीक है। मान लीजिए कि कोशिका है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, हम ये अंदर का पार्ट का जीव द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्मा। इसकी खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की, पुरकुंजे। पुरकुंजे नामक ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप उठा के देख सकते हैं। इसकी खोज पुरकुंजे ने किया है। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, मतलब कि गाढ़ा होता है मतलब पूरा, और ये तरल होता है लिक्विड फॉर्म में। इसे जीवन का आधार कहते हैं, और यही अगर ये नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, यही जीवन का आधार होता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है, और जितनी भी क्रियाएं होती है, एनर्जी फॉर्मेशन ये और श्वसन, सारी मतलब एक कोशिका के बात कर रहे हैं, कोशिका के अंदर की जो क्रियाएं होती है सभी जैविक क्रियाएं वो इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है, और 80% भाग इसमें जल का होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। देखिए केंद्रिका द्रव्य क्या हो गया, मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसके अंदर जो लिक्विड है ये आपका हो गया क्या, कोशिका द्रव्य, और यहाँ केंद्रक है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो हो गया आपका केंद्रिका द्रव्य। ये हो गया आपका केंद्रिका द्रव्य, ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होंगे, आपका नाम से क्लियर है। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव्य क्या करता है कि हमारे सेल को ड्राई होने से बचाता है। अगर सूख जाएगा तो मर ही जाएगा ना, तो ये हमारे सेल को बचाता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ होता है आपको पता ही होगा, आप सुने होंगे नाम। यह सेलुलोज का बना होता है। जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और केवल पादपों में पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, ठीक है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा देता है, और यह क्या करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ का जो मोटा सा जो तना होता है ना, जो जड़ निकलता है, यहाँ जो दिख रहे होंगे ऐसे ऐसे जो होता है, नहीं दिखेगा आपको, और ये होता है सेल वॉल। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप किसी से काटिएगा तो उसका पहली बार में सेल वॉल कटता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अगला है कि जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है, और कवक में जो कोशिका भित्ति होता है वो कायरिन की बनी होती है। कहीं कहीं आपका टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे कि, ठीक है। जीवाणु एक पादप होता है, जीवाणु क्या होता है, एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन से बनी होती है। ये सब चीज़ें आप अगर 2-4 बार रीडिंग डाल लेंगे तो आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपसे गलत नहीं होगी। अगर आपको साउंड में दिक्कत होगा तो प्लीज़ ईयरफोन लगा लेंगे। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये कोशिका है, ठीक है। तो ये एक मिनट, मान लीजिए कि ये आपका कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कोशिका है। 1 मिनट, डायग्राम ठीक से नहीं बन पा रहा। हाँ, मान लीजिए कि ये आपका कोशिका है। तो इस कोशिका में जो बाहर से जो एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि कोशिका को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है ना। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयवी इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, और इतनी अंदर में जितने भी अवयव होते हैं, लाइसोसोम होता है आपका, और जो भी मतलब न्यूक्लियस होता है, जितने भी पार्ट हैं अंदर में, वो सारे इसी मतलब इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। मतलब बाहर है ये तो सारा अंदर ही होगा ना,
यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है और कोशिका के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज़ अगर जा रही हो तो उसको नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागम्य होता है, कुछ ही वस्तु अंदर जाने देता है और ये अर्धपरागम्य होता है, सारे वस्तु अंदर नहीं जा सकते, कुछ ही जा सकते हैं गिने चुने जो जरूरी हो। ठीक है, अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही होगा, ये पावर हाउस होता है। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। ये क्वेश्चन जल्दी पूछ लिया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। यह ऑक्सीसोशन होता है, मतलब कि इसी के थ्रू से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू से ही श्वास लिया जाता है। जैसे हम जैसे श्वसन करते हैं ना, हमारे नाक से जो ब्रीदिंग होती है, इसी तरह जो सेल है इसकी जो श्वसन ब्रीदिंग होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू से होती है, इसलिए यह ऑक्सीश्वसन होती है। तो पूछा जाएगा आपको कि सेल में श्वसन क्रिया कहाँ से होती है, तो सेल में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है, यह क्रेब्स चक्र चलाता है और यह क्रेब्स चक्र चलाता है। अब पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, तो आप बोलेंगे क्रेब्स चक्र चलता है। देखिए, हम तो कोई डॉक्टर है नहीं, ना आपको कोई डॉक्टर बनना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, अब इतना घुस नहीं जाना है उसमें कि क्रेब्स का क्या है, वो कैसे कैसे फंक्शनिंग करता है, फिर आपको डॉक्टर बन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप आई होप आप समझ रहे होंगे। हमें क्वेश्चन से मतलब है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 9, 10 क्वेश्चन, 18, 19 क्वेश्चन बन जाए, हमारा रिजल्ट हो जाए। ठीक है, यह क्रेब्स चक्र चलाता है। हमें ऐसी चीज़ें सुननी है जो हमें याद हो जाए, बस। तो और क्या चाहिए? आप अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही सेल खत्म हो जाएगा, आपको 60 से 70 क्वेश्चन हम सेल का कराएंगे ऑब्जेक्टिव। उससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ छूटेगा वो ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और वो भी लूसेंट का क्वेश्चन करवाएंगे हम, सारा का सारा। ठीक है, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। जिसके फलस्वरूप ATP, देखिए यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप ATP तथा ग्लूकोज बनते हैं। ATP क्या होता है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जिससे हमारे एनर्जी बनता है, इसी क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप। अब पूछेगा कि ATP कौन से चक्र से बनता है, तो क्रेब्स चक्र से बनता है, तथा ग्लूकोज, ये दोनों बनते हैं क्रेब्स चक्र से। और कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, और हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें जो चलते हैं, बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हमें ऊर्जा मिलती है। इसी के कारण कोशिका को पावर हाउस कहते हैं, और यह शक्ति गृह होता है। इसी के कारण कोशिका को क्या बोला जाता है? पावर हाउस। ठीक है, कितना देर हो गया? अभी 17 मिनट हो गया, 5 मिनट और बढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो कमेंट करेंगे, तब भी कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में मान लीजिए कि ये सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी जो आंतरिक दीवार होगी ना, अंदर की जो पार्ट होगी, उसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी बोला जाता है। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के एक एक लाइन में क्वेश्चंस है, एक एक चीज़ में इंफॉर्मेशन है। इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं खान सर कंपाइल करके कि आपको ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लें और नोट्स को प्रिंट आउट करके पढ़ लें। अब क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है? देखें, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। ये कोशिका का जो आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अतः इसे कोशिका का आंतरिक कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। यह स्मूथ जो होता है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। देखिए, अब इसको कैसे याद रखेंगे? स्मूथ वाला वसा कैसा होता है? फिसलन होता है, तेलीय होता है। ठीक है, उसमें फिसल जाइएगा तो हो गया स्मूथ। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। ठीक है, और रफ, इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। रफ से हो गया R से R फॉर राइबोसोम। रफ से इसमें राइबोसोम होता है, और जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए, राइबोसोम है क्या? राइबोसोम है, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम जो होता है, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है।
यह प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, जहाँ मतलब वही चीज़ बार बार बने, वही चीज़ बनने का होता हो तो उसको फैक्ट्री बोल दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा मैगी का फैक्ट्री, नूडल्स का फैक्ट्री, मतलब ये जो कुरकुरे का फैक्ट्री होता है, तो इसी तरह यहाँ क्या बनता है, प्रोटीन, इसीलिए बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या है, रफ ईआर पर होता है राइबोसोम। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक होता है जो अंडर डेवलपमेंट है, जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, 70S राइबोसोम यह हल्का होता है। देख लीजिए 70 और यहाँ 80 है, तो ये हल्का होगा क्योंकि ये 70 है, ये याद रखेंगे। 80S राइबोसोम यह भारी होता है क्योंकि ये 80 होता है, तथा यह यूकैरियोटिक होता है। तो ये भारी होगा तो विकसित होगा, ये डेवलप होता है। ठीक है, आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का पूरा डिटेल है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, S4 वहाँ जो S था 70S और 80S जो था वहाँ पे, ये क्या है, S4 सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। वो क्या है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। गोल्गी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ये क्या होता है, इसकी खोज कौन किया था, कैमिलो गोल्जी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिएगा। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, अभी हमें एनर्जी कहाँ चाहिए, जीभ हमारे टंग पे चाहिए, मुंह में एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी को कि कहाँ कहाँ से ये काम हो रहा है। दौड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी कहाँ चाहिए, पैर में चाहिए, तो वो वहाँ एनर्जी का परिवहन का काम कौन करता है, ये करता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम है कि जहाँ एनर्जी की ज़रूरत लगे बॉडी में, वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, वहाँ उसको पहुँचा देगा, अर्थात यह यातायात का काम करता है। तो ये पूछेगा कि आपके शरीर में एनर्जी का परिवहन कौन करता है, तो आप बोलेंगे गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। आज यहीं तक रहेगा, ये लास्ट है आपका। ठीक है, वैसे भी 21 मिनट हो गया। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसको हिंदी में बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम है क्या, ये देख ले। ये सारे क्या है, आपका सेल का पार्ट है। देखिए ये सेल हो गया, इसी के अंदर आपका गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, सारा इसी के अंदर है। यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हम अभी सेल का पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही सेल है। यह कोशिका विभाजन करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है। अब आपका दिमाग में आ रहा होगा कि हमारा तंत्रिका तंत्र जो था ब्रेन में, वहाँ तो कोशिका विभाजन नहीं होता था, वहाँ सेंट्रोसोम नहीं होता था, इसी के कारण वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता था। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। देखिए यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में विभाजन कौन करता है, सेल प्लेट। और ये सेंट्रोसोम का काम जो पादप में होता है वो कौन करता है, सेल प्लेट। तो ये पूछेगा कि पादप विभाजन कोशिका का कौन करता है, तो सेल प्लेट आपको वहाँ होता है। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने को थी, बोबेरी ने की थी, बोबेरी। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, बोबेरी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अगर कैसा लग रहा होगा लेक्चर, कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके आगे बहुत है अभी, तो देख लेते हैं आपका रिस्पांस क्या आता है। देखिए इसके आगे क्या क्या है अभी, देखिए लाइसोसोम है आपका, देखिए केंद्रक है, रसधानी वैकुलस है, प्लास्टिड है। ठीक है, देखिए लवक कितने तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्रोमोप्लास्ट, इसका क्या फंक्शन है, ये सब है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपको बोल रहे थे, इसका डिटेल देखिए यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट फिनिक्स होगा, फिर आपको कराएंगे इसी का पार्ट होगा जो सेल का। तो इतना जो बचा हुआ है वो कल कराएंगे। आज कहाँ तक हो गया था आपको, माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया था, ये आपका हाँ सेंट्रोसोम तक हो गया। कल लाइसोसोम कराएंगे। लाइसोसोम यहाँ पे आपका जो कोशिका है, इसके अंदर लाइसोसोम भी होता है, इसका क्या फंक्शन है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, अगर चाहिए वीडियो तो आप प्लीज़ एक कमेंट कर देंगे। ठीक है, आपका इसका जो नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, मतलब लिंक टेलीग्राम का, वहाँ क्लिक करेंगे आप, वहाँ जाएंगे और ये सेल करके वहाँ पे PDF होगा, सेल कोशिका करके वहाँ PDF होगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं सब्सक्राइब करिएगा।